नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। रामगंज कार्यसिद्ध बालाजी मंदिर पर ब्रह्मलीन महंत मोहन गिरी जी की पुण्यतिथि पर भंडारे का आयोजन। वर्तमान महंत शशि गिरी जी महाराज ने मंदिर के जीर्णोद्धार तक अन्न ग्रहण नहीं करने की ली थी प्रतिज्ञा। शुक्रवार को रामगंज स्थित कार्यसिद्ध बालाजी मंदिर पर ब्रह्मलीन महंत श्री मोहन गिरी जी महाराज की तृतीय पुण्यतिथि के अवसर पर भंडारे व प्रसादी का आयोजन किया गया। जूना अखाड़े से रजिस्टर्ड लगभग 100 वर्ष पुराने इस मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए वर्तमान महंत शशि गिरी जी महाराज ने प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक मंदिर का जीर्णोद्धार प्रारंभ नहीं होगा तब तक वह अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। लिहाजा अब भामाशाहों और जन सहयोग से मंदिर का जीर्णोद्धार प्रारंभ हो चुका है। इसलिए गुरु महाराज ब्रह्मलीन महंत मोहन गिरी जी महाराज की पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित भंडारे में महंत शशि गिरी जी महाराज भी भोजन प्रसाद ग्रहण करेंगे और आमजन को भी भोजन प्रसादी का वितरण किया जा रहा है। लोग बड़ी संख्या में मंदिर पर आकर भोजन प्रसादी ग्रहण कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि जल्द ही यहां कार्यसिद्ध बालाजी मंदिर का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। इस मौके पर गोपाल सागर मीणा सहित अन्य सैकड़ों भक्त सेवा में जुटे रहे। गुरु महाराज ब्रह्मलीन महंत श्री मोहन गिरी जी महाराज के उसके उपलक्ष्य में आज भंडारा रखा गया हुआ है। आज की तृतीय ब्रह्मलीन की उसके उपलक्ष्य में भंडारा दिया गया है। 3 साल पूरा हो गया। 3 साल हो गया। कौन सी जगह, कौन सा मंदिर है? कार्यसिद्ध बालाजी, रामगंज, अजमेर। जय श्री राम। आज मंदिर निर्माण के लिए प्रतिज्ञाबद्ध महंत शशि गिरी जी जो वर्तमान में यहाँ के महंत हैं, आपने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक मंदिर निर्माण का कार्य प्रारंभ नहीं करूँगा तब तक अन्न ग्रहण नहीं करूँगा। ये कार्य प्रारंभ हुआ, इस उपलक्ष्य में आप आज अन्न ग्रहण भी करेंगे, इसलिए भंडारा है। और यहाँ पूर्व में जो महंत थे, महंत शशि गिरी जी के गुरु, महंत शशि गिरी जी के गुरु जो थे ब्रह्मलीन हुए महंत मोहन गिरी जी, जिन्होंने अपना यहाँ 25 साल का कार्यकाल दिया, उनकी तीसरी पुण्यतिथि है। उनके एक कर्मठ और प्रतिभावान शिष्य महंत शशि गिरी जी ने ये निर्णय लिया था कि इस मंदिर का जीर्णोद्धार शुरू होगा तो मैं अन्न ग्रहण करूँगा। आज उनका अन्न ग्रहण समारोह भी है, महंत जी की पुण्यतिथि भी है, इसलिए ये भंडारा आयोजित किया गया है। और इस भंडारे में आम जनता के लिए भंडारा है, किसी तरह का किसी की कोई पाबंदी नहीं है। कौन सा मंदिर है? कार्यसिद्ध बालाजी मंदिर है, अति प्राचीन मंदिर है, जूना अखाड़े की गद्दी है, जूना अखाड़े से रजिस्टर्ड है और कम से कम 100 साल पुराना मंदिर था जिसका जीर्णोद्धार होना भी आवश्यक है। ब्याजखोर की धमकियों से परेशान पीड़ित परिवार ने एसपी से लगाई न्याय और सुरक्षा की गुहार। ब्याज पर लिए 80,000 के बदले लाखों रुपए वसूलने के बाद भी जान से मारने की दे रहा है धमकी। शास्त्रीनगर गणेशगढ़ रोड निवासी पीड़ित ओम दयाल प्रजापति ने अपने परिवार के साथ शुक्रवार को जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर एसपी से न्याय और सुरक्षा की गुहार लगाई है। पीड़ित ओम दयाल प्रजापति ने बताया कि उसने ब्याजखोर अशोक कुमार मेघवंशी से 80,000 रुपये ब्याज पर लिए थे, जिसके बदले में वह अब तक लाखों रुपए चुका चुका है। बावजूद उसके ब्याजखोर आरोपी अशोक कुमार मेघवंशी उसे लगातार प्रताड़ित कर रहा है। उससे उसकी मोटरसाइकिल छीन ली, वहीं अपने घर में एसी, गीजर, किचन चिमनी भी लगवा चुका है और 2 खाली चेकों पर मनमाने पैसे लिखकर उसे हैरान परेशान कर मानसिक, शारीरिक और आर्थिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। वहीं कृष्णगंज थाना पुलिस द्वारा आरोपी के साथ सहानुभूतिपूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है, जिसकी वजह से उसके हौसले बुलंद हैं और वह लगातार पीड़ित परिवार को धमका रहा है। लिहाजा इस मामले में उच्च अधिकारियों से कार्रवाई कराकर राहत प्रदान की जाए। भैया एक है अशोक कुमार मेघवंशी, जिससे मैंने पैसे लिया था ब्याज के ऊपर, तो दर बदर आए दिन ब्याज बढ़ाया जा रहा है। वो मतलब वो कह रहा है कि बोला मेरे पैसा दे, नहीं तो तेरा हर ब्याज है डबल है, सब कुछ है। 2 चेक मंगवाए थे, खाली चेक मैंने दिए थे उसको और खाली स्टाम्प भी दिया था। उसके एवज में मैंने 80,000 रुपये उससे लिए थे, लेकिन उसने लिखा पढ़ी करवा के क्या करवाया उसके अंदर पता नहीं। लेकिन अब उसके एवज में वो कह रहा है कि बोले मेरे को हर महीने 11,000 रुपये चाहिए, नहीं तो तेरे खाली चेक मेरे पास है और लिखा पढ़ी सब कुछ तेरी है मेरे पास, तो कुछ नहीं कर सकता मेरा। और हर महीने 11,000 रुपये उसको देता रहा मैं। और उसके बावजूद जब उसका मकान कंप्लीट हो गया तो उसने डिमांड करी मेरे से कि भाई मेरे को इलेक्ट्रिक आइटम की ज़रूरत है, तो मेरे को पैसा ला के दे। उस समय पैसे की व्यवस्था नहीं थी, तो उसने कहा कि एसी है वगैरह ये मेरे को फाइनेंस करा के दे दे तो तेरा काम हो जाएगा। तो मैंने उसको एसी, चिमनी, गीजर ये सब फाइनेंस करवा के दिया उसको। लेकिन उसके बावजूद ही वो डरा धमका के अब कह रहा है कि मेरे घर पे इन्वर्टर लगा के दे, नहीं तो 1,21,000 रुपये दे तो रहा जो ये है सारा। और फिर उसने अभी बीच में मोटरसाइकिल छीन ली, अभी मोटरसाइकिल भी उसके कब्जे में है, तो अभी तक मेरे को प्राप्त नहीं हुई है। तो अब हमारे पास में रास्ता सब कुछ नहीं है मरने के सिवाय। और आज 2-3 बार मारा कूटी करी, घर पे आ गया मारने कूटने के लिए।
और मिसेज ने खुद चेन गिरवी रखा कर उसको 20,000 रुपये केस और ला के दिए थे, फिर भी उसकी भूख नहीं मिटी। क्या नाम है उसका? अशोक कुमार मेघवंशी। कितने पैसे लिए थे आप? 80,000 रुपये लिए थे। शादी थी, दे चुके? मतलब 15 किस्तें दे चुका, 11,000 के हिसाब से, मतलब लगभग 1.65 के आसपास। और 20,000 रुपये केस दे दिए अलग से, और एक चिमनी लगा दी, AC लगा दिया, गीजर लगा दिया। ये अब आप किस तरह से धमकी दे रहे हैं? अब वो धमकी दे रहा है कि तेरा लिखा पड़ गया, चेक वे सब मेरे पास में है, मैं कभी भी इसको भर के लगा सकता हूँ, तू मेरा कुछ नहीं कर सकता है, इतना तो तू मेरे को दे चुका है, अब इसके अलावा तो और मेरे को देगा नहीं, तो मेरे इन्वर्टर लगा के दे। कितने बीवी बच्चे हैं आप? एक बीवी है, 2 बच्चे हैं सब। तो अब किस तरह से अगर आपको प्रताड़ित किया जाता है तो नहीं कुछ होता है तो फिर क्या करें? अब साहब इसलिए आज SP साहब के, कलेक्टर साहब के पेश होने के आए हैं कि भाई हमारे को इच्छा मृत्यु दी जाए, क्योंकि मैं दिन भर साइड पर रहता हूँ। अब पीछे से घर पर कब क्या वो आ जाए, कुछ क्या कर दे, कोई इसका कोई अंदाज़ा नहीं है, इसका कुछ नहीं है साहब। डरे हुए हैं, सब कुछ है, बच्चे तक स्कूल नहीं जा पा रहे, आर्थिक व्यवस्था पूरी ख़राब हो चुकी है, क्योंकि मोटरसाइकिल उसने छीन ली झांपटा मार कूट करके, और अभी तक उसके कब्जे में है। काम धंधे से सबसे बेघर हो गया। तीर्थ नगरी पुष्कर में गोपाष्टमी पर अन्नकूट महोत्सवों की धूम। मंदिरों में 56 भोग की झांकियां सजाई, महाआरती कर अन्नकूट का प्रसाद किया वितरित। तीर्थ नगरी पुष्कर में गुरुवार को गोपाष्टमी के मौके पर अन्नकूट महोत्सवों की धूम मची रही। गौघाट, ब्रह्मघाट, बलदाऊ जी के मंदिर सहित अनेक मंदिरों में अन्नकूट महोत्सव के आयोजन किए गए। इस मौके पर 56 भोग की झांकियां सजाकर महाआरती के बाद अन्नकूट का प्रसाद वितरित किया गया। इसी के साथ 8 दिवसीय अन्नकूट महोत्सव का समापन भी हो गया। गौघाट पर प्राचीन कल्याण जी के मंदिर में अन्नकूट महोत्सव आयोजित किया गया। वहीं कपड़ा बाजार स्थित बलदाऊ जी के मंदिर में अन्नकूट महोत्सव के दौरान 56 भोग की झांकी सजाई गई। पुजारी पंडित सीताराम पाराशर ने बताया कि प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी मंदिर में ठाकुर जी के 56 भोग की झांकी सजाकर आरती की गई और श्रद्धालुओं को अन्नकूट का प्रसाद वितरित किया गया। इस मौके पर कपड़ा बाजार संघ के अध्यक्ष एवं पूर्व पार्षद महेश पाराशर, कमल किशोर पाराशर सहित अनेक गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। आज कपड़ा बाजार स्थित प्राचीन बलदाऊ जी के मंदिर के अंदर भगवान के अन्नकूट का आयोजन किया गया। इसमें सभी श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और धूमधाम से अन्नकूट महोत्सव मनाया। पुष्कर बहुदिवसीय हाट 2021 का जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने किया निरीक्षण। पशुपालकों से बातचीत कर अधिकारियों को दिए व्यवस्थाओं के उचित दिशा निर्देश। कई बाधाओं को पार करते हुए आखिरकार पुष्कर पशु मेला धीरे धीरे परवान चढ़ने लगा है। राज्य सरकार की ओर से जारी नई कोविड गाइडलाइंस के बाद पशुपालकों और व्यापारियों में भी उत्साह नजर आ रहा है। मेले में अचानक ही पशुओं की आवक भी बढ़ गई है। ऐसे में प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों की जिम्मेदारी भी बढ़ गई है। जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने गुरुवार को अचानक पुष्कर पहुंचकर नए मेला मैदान में पशु मेले की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने पशुपालकों से बातचीत कर उनके सामने आने वाली परेशानियों को जानने का प्रयास किया। पशुपालकों ने इस बात पर खुशी जताई कि समय कम होने के बावजूद नए मेला मैदान में प्रशासन और नगरपालिका की ओर से बेहतर इंतजाम किए गए हैं। जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने पैदल ही मेला क्षेत्र में व्यवस्थाओं का जायजा लिया। राजपुरोहित ने पशुपालकों से मास्क लगाने के साथ समस्त कोविड गाइडलाइंस की पालना की अपील की। इस दौरान उपखंड अधिकारी सुखाराम पिंडेल, पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक प्रफुल्ल माथुर, ईओ अभिषेक गहलोत, CI महावीर शर्मा भी मौजूद रहे। कलेक्टर राजपुरोहित ने सभी अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश प्रदान किए। राजपुरोहित ने कहा कि चूंकि पहली बार नए मेला मैदान में मेला आयोजित हो रहा है, इसलिए सभी विभागों को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। सुरक्षा से लेकर सफाई, पशुपालकों और पशुओं के स्वास्थ्य से लेकर पेयजल, भोजन सहित सभी व्यवस्थाओं को चाक चौबंद किया गया है। हर साल की तरह मेले में पशुपालकों और मेलार्थियों की सुविधा के लिए प्रशासनिक कैंप भी लगा दिए गए हैं। कलेक्टर राजपुरोहित ने कहा कि नई गाइडलाइन में मेलार्थियों के मनोरंजन के लिए झूले, सर्कस पर पाबंदी तो नहीं, लेकिन सभी गतिविधियों में कोविड गाइडलाइंस की पालना बहुत जरूरी है। सभी जगह का एरिया, चाहे उधर जहाँ पे घोड़ों पालक लगे हुए हैं या फिर ऊँट पालक हैं या फिर दूसरे प्रशासनिक कैंप करने लगे, उन सभी जगह का निरीक्षण किया और जो व्यवस्था है उसके बारे में जो भी पशुपालक आए उन सबसे इंटरेक्शन किया। सारे पशुपालक व्यवस्थाओं से काफ़ी संतुष्ट मिले कि इतने कम टाइम में सभी तरह की व्यवस्था यहाँ पर कर ली गई है और आगे भी पशुपालन विभाग और अरेंजमेंट्स करा रहा है। जो कॉम्पिटिशन्स हैं वो भी परसों से आयोजित हो रहे हैं, तो उसकी भी व्यवस्था, इनकी तैयारियाँ देखी हैं। सर से पहले तो जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन थी उसके हिसाब से तो सभी पे पाबंदी थी। 8 तारीख में गवर्नमेंट जो कोविड प्रोटोकॉल को देखते हुए जो मनोरंजन की इवेंट्स है उस पर छूट दी है, तो उस छूट के तहत जो भी है वो लगा सकते हैं।
पत्नी पीड़ित पति ने पुलिस अधीक्षक के समक्ष प्रस्तुत होकर लगाई न्याय की गुहार। पत्नी के बदचलन होने के साथ ही रामगंज थाना पुलिस पर घूस लेने के लगाए आरोप। रामगंज थाना अंतर्गत सब्जी मंडी वाली गली रामगंज में रहने वाले विक्की कुमार भसीन ने शुक्रवार को पुलिस अधीक्षक के समक्ष अपनी विधवा मां के साथ प्रस्तुत होकर अपनी पत्नी पर उसे व उसकी मां को प्रताड़ित किए जाने और रामगंज थाना पुलिस द्वारा उसे परेशान किए जाने का आरोप लगाते हुए न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित विक्की कुमार भसीन ने बताया कि उसकी शादी 24 जनवरी 2018 को किरण कौर के साथ रामगंज गुरुद्वारे में बिना दान दहेज के हुई थी। शादी के कुछ महीनों बाद ही किरण कौर ने उससे व उसके परिवार के साथ लड़ाई झगड़े करना शुरू कर दिया और बिना बताए घर छोड़कर पंजाब जाना, गलत काम करना भी शुरू कर दिया। उसे सिगरेट और शराब पीते हुए भी देखा गया, जिसके साक्ष्य उसके पास मौजूद हैं। वह बार बार टोकने पर घर छोड़कर जाने और सुसाइड करने की धमकी देने लगी। 12 नवंबर को किरण कौर ने उसके व उसकी विधवा मां के साथ हाथापाई की, जिसकी रिपोर्ट महिला थाने और रामगंज थाने में दी गई। बाद में महिला थाना पुलिस द्वारा की गई काउंसलिंग के बाद मामला शांत होकर पत्नी और बच्चे के भविष्य को देखते हुए राजीनामा कर लिया, लेकिन वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आई। उसने रामगंज में मेरे नाश्ते के ठेले पर आकर तोड़फोड़ भी की, जिसके भी सारे सबूत उसके पास मौजूद हैं। रामगंज थाना पुलिस को घूस देने के बावजूद वहां कोई कार्रवाई नहीं हो रही, इसलिए आज पुलिस अधीक्षक से मिलकर न्याय की गुहार लगाई है। अगर यहां भी सुनवाई नहीं हुई तो आत्महत्या ही एकमात्र विकल्प बचेगा। सर, मेरा नाम विक्की कुमार भसीन है। मैं रामगंज निवासी हूँ। मेरा रामगंज में नाश्ते का काम है, कृष्णा फास्ट फूड का काम है मेरा। मेरी शादी को पिछले 4 साल हो गए हैं। 4 साल के अंदर मेरी पत्नी द्वारा मुझे परेशान किया जाता है, जिसकी रिपोर्ट मैंने रामगंज चौकी थाना अधिकारी वगैरह सबको दे रखी है। ये मेरे पास सारे प्रूफ्स हैं जो मेरी पत्नी मुझे परेशान करती है, जिसके अंदर सारा ये मेरी चीज़ है। जहाँ भी मैं जाता हूँ मुझे न्याय नहीं मिलता है। सिर्फ मुझे एक पुरुष होने के नाते समझाया जाता है कि ऐसे मत करो, वैसे मत करो, जिसमें मेरे सिर्फ कोई गलती नहीं है। मेरी पत्नी मुझे बिना बताए 6-6 महीने के लिए घर छोड़ के चले जाती है, मुझे परेशान करती है। मेरी शादी बिना दहेज के, बिना लेन देन के, बिना 1 रुपये के अंदर मेरी गुरुद्वारे में शादी हुई है। शादी में देने के लिए मेरी सासू माँ ने साफ कहा था मुझे 1 रुपया भी नहीं है, तो हमने 1 रुपया भी की डिमांड नहीं करी, क्योंकि हमारी भी बहनें हैं, हमने भी उनकी शादी बिना पैसों के ही करी है। मेरी इतना होने के बाद मेरी वाइफ पिलोनों में घूमती है, गंदी गंदी जगह जाती है, लुधियाना पंजाब बिना बताए बोलती है दिल्ली जा रही हूँ, चली जाती है पंजाब लुधियाना, जिसकी इंक्वायरी मैंने करी है और मेरे पास कुछ सबूत भी हैं उसके, जो कि मैं पुलिस प्रशासन को दिखाता हूँ। लेकिन मुझे ये बोल दिया जाता है कोर्ट का मामला है, यहाँ का मामला नहीं है। मेरी सब चीज़ें दबा दी जाती हैं। अभी पिछले 6 महीने से मेरी पत्नी मेरे बच्चे को लेकर गई हुई थी। मैं अपना बच्चा महिला सुरक्षा केंद्र के थ्रू लेकर आया, जो कि 3 तारीख को मेरी पत्नी ने मेरे पूरे ठेले का उत्पात मचाया, जिसकी वीडियोज़ है मेरे पास, जो कि मैं आपको समक्ष आपको दे दूँगा। जिसके वीडियोज़ हैं एरोप्लेन में उड़ते हुए उसकी हैं, कुछ रिकॉर्डिंग्स हैं जिसमें वो गंदी गंदी बातें करते हुए लड़कियों की, जिससे ये प्रूफ होता है कि वो गलत कामों में लिप्त है। मुझे ऐसी पत्नी के साथ बिल्कुल कतई नहीं रहना है। मुझे मेरा बच्चा और मुझे न्याय दिलाया जाए। वो स्त्री होने के नाते अपना पूरा फ़ायदा उठा रही है, हर तरह का फ़ायदा उठा रही है और हमारे को परेशान कर रही है। मेरे पूरे परिवार को, मेरे पूरे मोहल्ले में उसने इतना उत्पात मचा रखा, जो मन में आता है अनशन गालियाँ बकना, गंदी गंदी लैंग्वेज यूज़ करना, जिसको मुझे बोलना भी अच्छा नहीं लग रहा है। हमें दुनिया भर का परेशान कर रखा है। पुलिस प्रशासन पूरा एक औरत के साथ है, स्त्री होने के नाते हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मेरी माँ विडो है, पिछले करीब 4 साल से उसकी हर गलतियां बर्दाश्त करती आ रही है ताकि घर बच जाए, पर अब हमारे को पूरा विश्वास हो चुका है वो औरत ना आज सुधरे ना कल सुधरे। उसने पुलिस प्रशासन के सामने बोल दिया है मैं ये काम करूँगी, मेरा चाहे जो उखाड़ ले, कोई उसकी कुछ नहीं कर पा रहा है, बल्कि हमारे खिलाफ ही कार्रवाई की जा रही है। अभी छोटी दिवाली 3 तारीख को वो अजमेर आई 6 महीने बाद मेरा बच्चा लेने के लिए। बच्चा मेरे साथ घूमने गया हुआ था, घर पे आई मम्मी के साथ मारपीट करने लगी, मेरे ठेले का पूरा नक्शा चेंज कर दिया, सब चीज़ उठा के फेंक दी। मेरी कढ़ाई, तेल, बर्तन, मेरी हर चीज़ करीब 10 से 15 हज़ार के बीच में नुकसान कर दिया। पुलिस की गैरहाजिरी में उसने सारे काम करे, पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। मुझे बोला FIR लिखवाई जाए, मैं FIR लिखने गया, मेरी कोई FIR नहीं लिखी, बल्कि मैं नीचे आया तो मनी राम जी पुलिस वाले थे, रामगंज चौकी के इंचार्ज, उन्होंने कोई सुनवाई नहीं करी। यहाँ तक कि मेरी मम्मी और हमारे को पाबंद करा दिया गया, जिसमें हमारी कोई गलती नहीं थी। उसके बाद इन लोगों ने हमारे को परेशान किया गया। मुझे साहब मनी राम जी ने कहा गया तुझे आज जमानत चाहिए तो मुझे 2000 रुपये दे, यदि 2000 रुपये नहीं दोगे तो दिवाली तुझे जेल में मनानी पड़ेगी, उसकी जिम्मेदारी तेरी है, तुझे 2000 रुपये देगा तो ही तेरी जमानत होगी। मैंने उनको कैसे करके, मैं जानता हूँ, मेरी आत्मा जानती है हम कैसे कमाते हैं, मैंने कहीं से उधार लेके उनको दे के अपना ये काम करवाया ताकि हमारी दिवाली ख़राब ना हो। हम एक इंसान है, आम आदमी है, हमें कुछ नहीं समझ में आता। उस समय हम इतने समझदार भी नहीं है इन चीज़ों में। हर जगह लेडीज़ की सुनवाई होते हुए मेरे को एक जेंट्स होने के नाते दबा दिया जा रहा है। मेरे बच्चे से भी नहीं मिल रहा। आज हम SP साहब के आए हैं अपना न्याय के लिए, यहाँ भी मुझे न्याय नहीं मिलता है तो मेरे पास फांसी लगाने के अलावा कोई रास्ता नहीं रह जाएगा और इसकी पूरी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होगी। मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे साथ न्याय किया जाए, मुझे परेशान नहीं होने दिया जाए।
महिला आयोग की तर्ज पर पीड़ित पुरुष वर्ग के लिए भी बने पुरुष आयोग। आधुनिकता की दौड़ में महत्वाकांक्षी महिलाएं पुरुषों पर इल्जाम लगाकर कर रही हैं प्रताड़ित। अजमेर के लेखक, निर्माता एवं निर्देशक हनी चौरसिया ने शुक्रवार को एक प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि भारत का संविधान पुरुषों और महिलाओं को समानता का पूर्ण अधिकार देता है। फिर भी केवल राष्ट्रीय महिला आयोग, राज्य महिला आयोग, महिला मंत्रालय, महिला हेल्पलाइन, महिला डेस्क, अपराध शाखा ही क्यों? पुरुष आयोग, पुरुष मंत्रालय और पुरुष हेल्प डेस्क क्यों नहीं? पुरुषों के लिए कोई आयोग नहीं है, ना ही कोई मंत्रालय, जिस कारण न्याय न मिल पाने और लिंग भेदी कानून के दुरुपयोग से हर साल 90,000 से ज़्यादा पुरुष देश में खुदकुशी करने को मजबूर हैं। दुरुपयोग किए जाने वाले कानून धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता गुजारा भत्ता विषय पर अपना म्यूजिक एल्बम लॉन्च किया है। इस एल्बम में देश प्रदेश में पतियों और पुरुषों के खिलाफ कानून में न्यायालय द्वारा किए जा रहे मतभेद व इस कानून से प्रताड़ित पतियों की व्यथा को दर्शाया गया है। इस गुजारा भत्ता एल्बम में मुख्य भूमिका में रैपर गायक हनी चौरसिया के साथ अजमेर के अभिनेता मानव दुआ और दिल्ली की मॉडल अभिनेत्री प्रिया छाबड़ा, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता AP सिंह व सिक्का सहित अन्य कलाकार नजर आएंगे। हमारे समस्त प्रदेश और देशवासियों को संदेश देना चाहते हैं कि गुजारा भत्ता दंड प्रक्रिया संहिता के तहत जो कानून बनाया गया है उसका दुरुपयोग आजकल की उच्च शिक्षित महिलाएं धड़ल्ले से कर रही हैं। मतलब ये कानून जो है धन उगाही का साधन बन गया है। क्योंकि अगर आप देखेंगे सबसे ज़्यादा मुकदमों में मतलब आए दिन महिलाएं विवाह कर रही हैं और एक हफ्ते बाद ही कोर्ट में परिवाद दायर कर देती हैं करके, जबकि सरकार इस मामले में चुप्पी साधे हुए है। महिलाओं के हित में 40 से अधिक कानून बनाए गए हैं। आप नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डेटा उठा के देखें तो दहेज के 98% मामले झूठे पाए जाते हैं, रेप के 70% मामले झूठे पाए जाते हैं, तब भी इस बारे में कोई चर्चा नहीं करता है। जबकि हमारी महिलाओं के लिए महिला आयोग है ना, महिला अपराध शाखा है, सभी तरह के फोरम दिए गए हैं। जब तो पुरुष के लिए किसी भी प्रकार की सहायता है, किसी भी प्रकार का पुरुष आयोग देश में अभी तक गठित नहीं हुआ है, तो आखिर पीड़ित पुरुष जाए तो जाए कहाँ? हर साल इन कानून के दुरुपयोग से लगभग 90,000 पुरुष आत्महत्या कर रहे हैं, इस कानून का शिकार हो रहे हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं समस्त देशवासी प्रदेशवासियों को यही संदेश देना चाहता हूं कि ये हमारा जो म्यूज़िक एल्बम है, एक आई ओपनर सॉन्ग है जो कि यूट्यूब पे सोनाटा कैसेट्स के साथ लॉन्च हुआ है। इसको आप जरूर जाके देखें और अधिक से अधिक लोगों तक इसको पहुंचाएं। और आपके चैनल के माध्यम से मेरा समस्त अदालत, समस्त जो भी मतलब लेजिस्लेटिव हैं, जो लॉ फॉर्मर्स हैं, उनको संदेश देना चाहता हूँ कि साहब आप देश में पुरुष आयोग बनाएं। कि पुरुष भी इस देश का नागरिक है, पुरुष भी सबसे ज़्यादा टैक्स पेयर है इस देश के अंदर। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस आ रहा है 19 नवंबर को। मैं आप चैनल के माध्यम से सभी पुरुषों को अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस की हार्दिक बधाई देना चाहता हूं कि ताकि क्या होता है, लोग वुमेन्स डे तो सेलिब्रेट करते हैं, मदर्स डे सेलिब्रेट करते हैं, इसकी चर्चा होती है, पुरुष दिवस लिए सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इनके साथ पैसे ही नहीं है। हम कोर्ट में गुजारा भत्ता दें या अपना पुरुष दिवस सेलिब्रेट करें, तो ये बड़ी विडंबना विषय बना हुआ हमारे देश में। तो उम्मीद करता हूँ ये सॉन्ग गुजारा भत्ता शेयर करेंगे। और हमने इसके साथ अन्य प्लेटफॉर्म, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म एप्पल, iTunes, स्पॉटिफाई और इंस्टाग्राम, फेसबुक सभी पे डाला है, आप लोग उसको देखें। देखिए, गुजारा भत्ता एल्बम यही बताना चाहती है हर इंसान को कि वो सेल्फ डिपेंडेंट बने, भले वो लड़का हो भले वो लड़की हो, उसका सबसे पहला काम है कि वो सेल्फ डिपेंडेंट बने, कैपेबिलिटी आए उसके अंदर। ठीक है, अब इसका हम ये मोटिव देना चाहते हैं कि जो कपल्स हैं, हस्बैंड एंड वाइफ, अगर वाइफ कैपेबल नहीं है तो हस्बैंड उसकी हेल्प करे। अगर हस्बैंड खुद कैपेबल है तभी कर पाएगा ना। सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कंपैटिबिलिटी ऑफ बोथ द पीपल, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों की कंपैटिबिलिटी पे डिपेंड करता है। और जो औरतें, जो लड़कियां, महिलाएं कैपेबल हैं अपने आप का मेंटेनेंस संभालने के लिए, अपने आप को मतलब वो खुद अगर आत्मनिर्भर हैं, तो उन्हें हस्बैंड की मेंटेनेंस या उससे किसी फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। यही एक सिंपल सा मोटिव हम बताना चाहते हैं। और इसको एक एंटरटेनिंग वे में शो करने के लिए हमने एक म्यूज़िक एल्बम डायरेक्ट किया है, प्रोड्यूस किया है, जो कि हनी चौरसिया जी ने किया है, जिसके DOP अभिषेक कुलाश्री हैं। जी, ये गुजारा भत्ता एल्बम बहुत ही इंस्पायरिंग एल्बम है। कैसे महिलाओं द्वारा पुरुषों का एक्सटॉर्शन किया जाता है। देयर इज़ अ राइट फॉर बोथ ऑफ देम। गर्ल्स के लिए जितने राइट्स हैं उतने बॉयज़ के लिए भी होने चाहिए। हाँ, मगर जो राइट्स जिनको भी दिए जा रहे हैं उनका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। जैसे फीमेल्स के लिए राइट्स हैं वैसे मेल्स के लिए भी राइट्स होने चाहिए। एंड इस एल्बम में क्या बताया गया है, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? जी, इस एल्बम द्वारा पब्लिक को ये मैसेज दिया जा रहा है कि कैसे लड़कियां लड़कों को मैरिज करके या किसी भी तरीके से फंसा रही हैं, जो उनको ये लॉज दिए गए हैं मॉनेटरी हेल्प के या फिर मेंटेनेंस वाले। तो ये उन लड़कियों के लिए हैं जो अपने आप को
सही से मेंटेन नहीं कर सकती, यानी कि जो पैसे कमाने में सक्षम नहीं हैं। तो आई होप उनको तो उनका न्याय मिले, जो सही में जिनके हस्बैंड्स के पास होता है और वो उन्हें नहीं देते और साथ में काम भी नहीं करने देते, तो उनको तो मिलना चाहिए। लेकिन जो लड़कियां काम करने में सक्षम हैं, अलाउड है उन्हें काम करना, जो कमाती हैं, उनको एक मैरिज के थ्रू बॉयज़ को फंसाना नहीं चाहिए। मनोनीत पार्षद हेमंत जोधा द्वारा 3 लाख की लागत से सड़क निर्माण कार्य का विधिवत शुभारंभ। पार्षद हेमंत जोधा के प्रयासों से एडीए ने पुष्कर और नौसर घाटी में लगवाई लाइट्स, आमजन को मिली सुविधा। नगर निगम अजमेर के मनोनीत पार्षद हेमंत जोधा की अनुशंसा पर शुक्रवार को नौसर में मस्जिद के सामने वाली गली में सड़क निर्माण कार्य का विधिवत शुभारंभ वार्ड 80 के क्षेत्रवासियों व कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में किया गया। मनोनीत पार्षद हेमंत जोधा ने बताया कि मनोनीत पार्षदों के लिए 10 लाख रुपए के अनुमोदित बजट में से 3 लाख रुपए की लागत से 250 मीटर की सड़क निर्माण कार्य का विधिवत शुभारंभ किया गया है। इस मौके पर क्षेत्रवासियों ने जोधा का माल्यार्पण कर स्वागत अभिनंदन किया। जोधा ने बताया कि 25 सालों से इस क्षेत्र में किसी भी पार्षद या विधायक ने कोई काम नहीं किया, जिसकी वजह से यहाँ सड़क नाम की कोई चीज ही नहीं हुआ करती थी। आज उनके द्वारा इस सड़क निर्माण कार्य का शुभारंभ किया गया है, जिससे क्षेत्रवासियों को आवागमन में सुविधा मिलेगी। उन्होंने बताया कि नौसर गांव में आज वार्ड 80 के अंतर्गत पार्षद कार्यालय का उद्घाटन भी किया गया, ताकि क्षेत्रवासियों की समस्याओं का समय पर निदान हो सके। वे खुद इस कार्यालय में मौजूद रहा करेंगे। उन्होंने नौसर घाटी और पुष्कर घाटी में एडीए द्वारा लगवाई जा रही स्ट्रीट और रोड लाइट्स के लिए एडीए का आभार जताया और कहा कि यह उनके प्रयासों का ही नतीजा है। आज किस तरह से कार्य का उद्घाटन हुआ? आज मेरा जो नॉमिनेट पार्षद का जो बजट 10 लाख का मुझे अलॉट हुआ, उसके अंदर काफ़ी दिनों से नौसर के अंदर यहाँ तक कि 20 से 25 साल से यहाँ पे कोई रोड नहीं बनी, तो उस रोड का बनाकर उसका उद्घाटन विधिवत रूप से हमने आज चालू करा है। 250 मीटर लंबी रोड है, 3 लाख रुपए की लागत से वो बन रही है। जैसे कि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि अंतिम छोर पे बैठे हुए व्यक्ति को जो ये फायदा पहुंचाए, उसी संदर्भ के अंदर हमने ये जो वंचित क्षेत्र बचा हुआ था, जहाँ पे कई पार्षद आए गए जिन्होंने काम नहीं करवाया, उस काम को कराने का मैंने काम किया। इसके अलावा भी इस रोड के ऊपर जो जितनी भी रोड लाइटें लगी है साइड के अंदर ये सारी मैंने लगवाई। इसके अतिरिक्त स्कूल के अंदर भी विकास कार्य करवाया। इस स्कूल के अंदर भी 16 लाख रुपए का जो अलॉटमेंट हुआ है, ये इसको डिसमेंटल करके नई बनाने का 3 कमरों का, वो भी हुआ है। इसके साथ साथ यहाँ पे फॉगिंग की और जनहित का कोई भी काम यहाँ पे जो हमारे पास कोई आता है तो उसके लिए करते हैं। उसके साथ साथ आज नौसर के अंदर वार्ड नंबर 80 के अंदर हमने विधिवत कार्यालय का भी उद्घाटन किया है कि आम जन को कोई तकलीफ ना हो, आम जन के हित के अंदर हम हमेशा काम करते रहें। अच्छा, तो इससे कितने यात्रियों को दिक्कत होती थी? पुष्कर जाने वाले, पुष्कर मेला भी बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। पिछले 7-8 दिन से ये दिक्कत कम हुई है। ये रोडे वोडे ये जो बनी है ना, अपनी लाइटें लगी है, ये लाइटें मेरे ही प्रयासों से लगी है। मैंने ही एडीए के अंदर जा के बार बार लेटर लिखे और कोशिश करी, तो आयुक्त साहब का इस मौके पर मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मेरी इस मांग को पूरा किया। और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमको यहाँ पे कवरेज दिया थोड़ा सा। कुल कितनी रकम से कार्य का उद्घाटन किया गया? ये 4 लाख के लगभग का है। और इसके अलावा आज मेरा पहला ये उद्घाटन समारोह रखा गया है। इसके आगे भी और भी होगा, आपको इन्फॉर्म करेंगे। गंदे पानी की निकासी नहीं होने से नारकीय जीवन जी रहे हैं वार्ड 54 के क्षेत्रवासियों ने एडीए का किया घेराव। वार्ड पार्षद के साथ सैकड़ों महिला पुरुषों ने एडीए आयुक्त को सौंपा ज्ञापन। वार्ड नंबर 54 शक्तिनगर में सीवरेज का कार्य अधूरा छोड़ दिया गया, जिससे पूरे क्षेत्र में गंदा पानी भरा हुआ है। लोगों को आवागमन में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। लंबे समय से नारकीय जीवन जी रहे क्षेत्रवासियों के सब्र का बांध टूट चुका है और वो प्रशासन की बेरुखी से अब आर पार की लड़ाई के मूड में है। वार्ड 54 के पार्षद सुनील धानका के साथ अजमेर विकास प्राधिकरण कार्यालय पहुंचे क्षेत्रवासियों ने जिला प्रशासन, नगर निगम और एडीए प्रशासन पर क्षेत्र के लोगों की अवहेलना करने का आरोप लगाते हुए कहा कि दीपावली जैसा पवित्र त्यौहार भी गंदगी के बीच मनाना पड़ा है। क्षेत्र में कुछ भूमाफियाओं के दबाव में प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, जबकि यहां सैकड़ों लोग बीमारियों का शिकार होते जा रहे हैं। पहले यह पानी पास के खेतों में नाले के जरिए चला जाया करता था, लेकिन खेत बंद हो जाने से नाले पर भी कब्जा जमा लिया गया है, जिससे नाले में भी यह गंदा पानी नहीं जा पा रहा। पार्षद सुनील धानका ने बताया कि पूर्व में नगर निगम के आयुक्त, मेयर और स्वास्थ्य अधिकारी को भी ज्ञापन दिया जा चुका है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई।
शक्तिनगर आम का तालाब वार्ड 54 के अंतर्गत एग्रीकल्चर लैंड होने की वजह से वहां का नियमन एडीए के क्षेत्राधिकार में आता है। क्षेत्र में लंबे समय से पानी की निकासी के लिए कोई स्थायी व्यवस्था नहीं है। नालियां नहीं होने से क्षेत्र का पानी सड़कों पर ही जमा रहता है, इसलिए लोगों का आवागमन भी पूरी तरह से अवरुद्ध हो चुका है। पूर्व में क्षेत्र का पानी आसपास के खेतों में चला जाया करता था, लेकिन खेतों में जब से पानी जाना बंद हुआ है, अब पानी गलियों में ही जमा रहता है। लिहाजा लोगों को घातक बीमारियों से जूझना पड़ रहा है। इसलिए इस समस्या का स्थायी समाधान कर लोगों को राहत दिलाई जाए। क्षेत्र के लोग अब आर पार की लड़ाई का मूड बना चुके हैं और समस्या समाधान नहीं होने पर मुख्य मार्ग पर जाम लगाने जैसा कठोर कदम भी उठाने को तैयार हैं। शक्तिनगर नाका मदार अजमेर से वार्ड नंबर 54। वार्ड नंबर 54 में सबसे बड़ी ज्वलंत समस्या जो वर्तमान में चल रही है वो नालियों की समस्या है। नालियों की समस्या को लेकर के रास्ता भी है, लेकिन वो उन्होंने अवरुद्ध कर रखा है। नाला है, नाले को उन्होंने अवरुद्ध कर रखा है, उसमें खेती कर रखी है। वर्तमान में उसमें सारा पानी जा सकता है और उन सारी समस्याओं को लेकर के वार्डवासी बहुत परेशान चल रहे हैं। सुनील जी इस बारे में काफ़ी प्रयास कर चुके हैं, नगर निगम भी गए, उन्होंने भी प्रयास किया, लेकिन वो नाला साफ़ नहीं हो पा रहा है। ऐसी स्थिति में वहाँ तमाम तरीके की बीमारियाँ फैल रही हैं जो डेंगू से ग्रसित वर्तमान में सारा शहर चल रहा है और वहाँ पानी इस प्रकार से फैला हुआ है क्यों मच्छरों का भरमार होते हुए वहाँ के लोग वाग बच्चे सब बीमार हो रहे हैं और आपस में पानी अवरुद्ध होने से आने जाने में तमाम तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रोड पर कब्जे कर रखे हैं, इस तरीके के हालात बना रखे हैं कि वहाँ आपस में बात करने में काफ़ी तनावपूर्ण स्थितियाँ बन जाती हैं और आपस में लड़ने मारने पर लोग वाग उतारू हो जाते हैं, जबकि उन्होंने रास्तों को अवरुद्ध कर रखा है और पानी इस कदर फैला हुआ है, सड़ान मार रही है। आने जाने वाले और वहाँ के रहवासी तमाम तरीके से ग्रसित हैं, परेशान हैं, बीमार हैं और इसके लिए हम यहाँ आए हैं सुनील जी के साथ। सुनील जी के माध्यम से हम वहाँ की समस्याओं को लेकर के यहाँ एक मेमोरेंडम टाइप पत्र देना चाहते हैं जिससे कि समय रहते निराकरण हो सके, अन्यथा आगामी समय में क्षेत्रवासियों को कोई ऐसा कदम उठाना पड़ेगा जिससे कि प्रशासन स्वतः वहाँ पहुँचे, चाहे रास्ता रोकने का कार्यक्रम करना पड़े, चाहे किसी प्रकार की स्थिति से वहाँ अवगत क्यों ना कराना पड़े। वो क्षेत्रवासी इस स्थिति में आ चुके हैं। सर हम लोग वार्ड नंबर 54 से आए हैं, मैं वार्ड नंबर 54 से पार्षद हूँ और वहाँ का सबसे ज्वलनशील जो मुद्दा है वो है पानी निकासी का। चाहे मदार हो, चाहे पोलियो हो, चाहे शक्तिनगर हो, सभी जगह पानी की निकासी की प्रॉब्लम है क्योंकि उस क्षेत्र में नालियाँ नहीं है। अभी वर्तमान में शक्तिनगर का एक एरिया ऐसा है जहाँ पे पानी की निकासी बिल्कुल भी नहीं हो रही है। मतलब घरों का पानी भी सड़कों पे बह रहा है। जो निकासी थी वो एक खेत में जाती थी, वो खेत बंद हो चुका है, लेकिन उसी खेत के अंदर एक एडीए का नाला भी है जिसको हम प्रशासन से मांग करके खुलवाना चाहते हैं ताकि जो रोडों पर गंदा पानी भर रहा है वो रोडों पर ना भर के उस नाले में चला जाए। तो वो प्रशासन से हम मांग करना है। आज वार्ड नंबर 54 में जगह जगह आप जहाँ देखो वहाँ पे पानी की निकासी बंद कर दी गई है। भूमाफिया लोग नालों को तुरंत बंद करते जा रहे हैं और पानी की निकासी नहीं हो रही है। इतना ज्वलनशील मुद्दा बन चुका है। आज पहाड़ियाँ देखो तो वार्ड नंबर 54 के नेहरू नगर की पहाड़ियाँ, उनको अवैध खनन किया जा रहा है। प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है बिल्कुल भी। मेरे बार बार पुणे शिकायत करने के बावजूद भी प्रशासन उस ओर ना तो आता है ना कार्रवाई करता है। इस संदर्भ में भी जो खेत में जो नाला है, इस संदर्भ में भी हम प्रशासन को पहले भी इतला करके गया हूँ, लेकिन प्रशासन ने कोई वहाँ पे सुध नहीं ली। अभी तक प्रशासन पहुँचा नहीं है। आज क्षेत्रवासी भी यहाँ पे मौजूद हुए हैं। क्षेत्रवासियों में इतना रोष है कि आए दिन वहाँ पे लड़ाइयाँ हो रही है क्योंकि घर के बाहर अभी त्यौहार भी इन्होंने गंदे पानी में रह के बनाया है। दिवाली का त्यौहार था तो मतलब दिवाली का त्यौहार इन्होंने गंदे पानी के अंदर निकल कर रहकर बनाया है, लेकिन प्रशासन ऐसा है कि अपनी आँख बंद करके बैठा हुआ है। आज हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, माननीय एडीए आयुक्त महोदय को ज्ञापन देने के लिए आए हैं कि जो नाला है जिसमें गंदा पानी निकासी हो सकती है उस नाले को अतिक्रमण मुक्त कराया जाए और उसी क्षेत्र में एक रोड भी है जिसको भी 4 फुट अवैध रोक रखा है। उस रोड को भी मतलब मुक्त कराया जाए तो रोड की चौड़ाई भी बढ़ सके। जो जैसे प्राइवेट जैसे गाड़ी अग्निशामक यंत्र है कुछ भी है वहाँ पे नहीं पहुँच पाते हैं, उस रोड के कारण रोड छोटा कर दिया गया है। और आगामी दिनों में अगर प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं देता है तो हमारे को सख्त से सख्त कदम उठाना पड़ेगा। अब उसमें चाहे वहाँ पे हमारे को रोड जाम करना पड़े, प्रशासन को मौजूद होना पड़े, हम आगे कार्रवाई करेंगे। अगर हमारी सुनवाई नहीं होती है तो ये हमारी जो मांगे ये निरंतर जारी रहेगी। हमारी मांग है कि उस नाले को तुरंत खोला जाए ताकि पानी की निकासी हो सके। ब्यावर से आए ईसाई समाज के लोगों ने जिला कलेक्टर से मिलकर पट्टे दिलवाने की करी मांग।
डायसिस ऑफ राजस्थान के सेक्रेटरी राकेश सैमुअल पर झूठ फैलाने के लगाए आरोप। ब्यावर मिशन कंपाउंड, चर्च कंपाउंड ब्यावर व एंथोनी नगर से आए ईसाई समाज के लोगों ने शुक्रवार को जिला कलेक्टर से मुलाकात कर प्रशासन शहरों के संग अभियान में धारा 69A के तहत उन्हें भी पट्टे दिए जाने की मांग की है। मसीह समाज के लोगों ने बताया कि कुछ दिनों पूर्व जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित जब ब्यावर आए थे तो वहीं समाज के लोगों ने उन्हें अपनी पीड़ा से अवगत कराया था। उन्होंने बताया कि मसीह समाज के करीबन 110 लोगों ने पट्टों के लिए आवेदन कराकर रसीद कटवा ली, लेकिन डायसिस ऑफ राजस्थान के सेक्रेटरी राकेश सैमुअल द्वारा एक आपत्ति लगा दी गई कि इन लोगों को पट्टे ना दिए जाएं, जबकि उन्हें पट्टे रुकवाने का कोई अधिकार नहीं है। यह सरासर राज्य सरकार के आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं और राज्य सरकार को राजस्व की हानि भी पहुंचाई जा रही है। यह संपत्ति 1860 RPM द्वारा खरीदी गई। RPM सन 1934 में यह जमीन अलॉट कर चुका है। रेवेन्यू रिकॉर्ड के अनुसार भूमि मिशन ब्यावर यूनाइटेड प्रीचर राजपूताना पादरी WGR साहब BD के नाम इंद्राज है। जमादारी विश्वादारी एक्ट के अनुसार 7 जनवरी 1964 को राजपूताना प्रेस BTR मिशन के नाम इंद्राज की गई। डायसिस ऑफ राजस्थान के सेक्रेटरी राकेश सैमुअल द्वारा हाईकोर्ट में लगाई गई याचिका भी खारिज कर दी गई, इसलिए यथाशीघ्र 110 लोगों को पट्टे आवंटित कर राहत प्रदान की जाए। महोदय साहब को हम ब्यावर के मसीह समाज के लोग आए हैं। प्रशासन शहरों के ओर जो अभियान चल रहा है उसके तहत पट्टे के लिए कलेक्टर साहब से ब्यावर आगमन पर वार्तालाप करी गई थी। उसमें कलेक्टर साहब द्वारा ये कहा गया था कि ये आबादी भूमि है और इसके जो है आप पट्टे के लिए अप्लाई करिए और मैं जो आप लोगों को दिवाली के पहले पट्टे दिलवाऊंगा। फिर उसके बाद करीबन 100-110 मसीह समाज के लोगों ने एंथोनी नगर, चर्च कंपाउंड और मिशन कंपाउंड के लोगों ने आवेदन करा, वह रसीदें कटवाई। अब जो डायसिस ऑफ राजस्थान के सेक्रेटरी है उनके द्वारा एक पत्र नगर निगम को, नगर परिषद ब्यावर को भेजा गया कि भाई इनको पट्टे नहीं दिए जाएं, जबकि उनका कोई अधिकार नहीं है और वो लोग राजस्थान हाईकोर्ट से भी केस हार चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट से भी केस हार चुके हैं। अब हम कलेक्टर साहब से यही मांग कर रहे हैं कि जो गरीब ईसाई हैं उनको कम से कम जो जिनको 80-80, 100-100 साल हो गए वहाँ पर रहते हुए उनको पट्टे अलॉट करे जाएं। इससे राज्य सरकार को भी फ़ायदा होगा और लोगों का भी काम होंगे और कोई आपत्ति जो इन्होंने दी है उसका आपत्ति को निरस्त करा जाए। जो राकेश सैमुअल द्वारा जो आपत्ति लगाई गई है वो गलत है, वो शून्य है। और मेरा नाम वीरेंद्र भीमसेन, मिशन कंपाउंड में रहते हैं और करीब 110 लोगों ने जो इसका आवेदन करा है और ये प्रॉपर्टियां सन 1860 में RP मिशन द्वारा खरीदी गई थी और राजस्थान डायसिस जो सन 1986 में बनी है, राजस्थान डायसिस का कोई लेना देना नहीं है। ये 4 जगह से केस हार चुकी है। जटिया समाज क्रिकेट प्रतियोगिता 2021 का समापन, विजेता खिलाड़ियों को किया पुरस्कृत। सिंघाड़िया क्लब ने जीता शिवोहम क्लब को हराकर फाइनल मुकाबला। लोको खेल मैदान पर आयोजित की जा रही जटिया प्रीमियर लीग क्रिकेट प्रतियोगिता 2021 का फाइनल मुकाबले के साथ समापन हो गया। फाइनल मुकाबला सिंघाड़िया क्लब ने शिवोहम क्लब को शिकस्त देकर जीता। इस दौरान पुरस्कार वितरण समारोह में मुख्य अतिथि क्लॉक टावर थाना प्रभारी दिनेश कुमावत ने शिरकत की। उन्होंने अपने उद्बोधन में समाज में एकजुटता के साथ युवाओं को खेलों व सामाजिक धार्मिक आयोजनों के जरिए आगे बढ़कर समाज का प्रतिनिधित्व करने की सीख दी। वैसे बड़ी खुशी की बात है कि अजमेर जटिया पंचायत संस्था अजमेर ने अपने तत्वाधान में ये जटिया प्रीमियर लीग का जो आयोजन किया वो आयोजन भी किया, बड़े शानदार ढंग से इसका समापन भी किया। तो क्योंकि आयोजन शब्द ही अपने आप में ऐसा है कि आयोजन अपने आप में एक बड़ा शब्द है। आयोजन चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, लेकिन इसमें हर प्रकार का आदमी की मेहनत, लगन, तन, मन, धन सब की आवश्यकता होती है। और आपने जो ये प्रीमियर लीग जो इसका सफल आयोजन किया है, इसके लिए आप जटिया समाज के सारे जो कार्यकर्ता हैं और जो अपने गणमान्य व्यक्ति हैं, ये साधुवाद के पात्र हैं। क्योंकि आपका समाज जो जटिया समाज है अभी भी थोड़ा बहुत पिछड़ा हुआ है, लेकिन इसमें इस प्रकार से आप जो खेलों के प्रति जो धड़क पैदा कर रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है।
और जिन लोगों के नाम, क्योंकि काफ़ी लोगों के नाम मैं ले नहीं सकता, लेकिन जिन जिन को मैं जानता हूँ या जिन जिन से मेरा परिचय हुआ, जिनमें से अर्जुन जी बोरा, खेमचंद जी, अर्जुन जी, प्रदीप जी, गोविंद जी और अरविंद जी, इनका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने अपने समाज में कुछ नया करने का इनमें प्रयास किया है और उस प्रयास को धीरे धीरे थोड़ा सा और बड़ा लेके जाए। क्योंकि आपने देखा होगा राजस्थान से भी हर क्षेत्र में, खेलों के हर क्षेत्र में प्रतिभाएं निकल के आगे आ रही है। आप क्रिकेट में ही देख लो, दीपक चाहर, राहुल चाहर, कमलेश नागरकोटी और ये जो खलील, ये सब जो है अपने बिल्कुल पुरस्कार वितरण समारोह में रेगर समाज के अध्यक्ष अरविंद धौलखेड़िया और क्लॉक टावर थाना प्रभारी दिनेश कुमावत ने दोनों टीमों के विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कारों से नवाजा। विजेता और उपविजेता की ट्रॉफी वितरण के साथ फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच महेश जालोटिया रहे। मैन ऑफ द सीरीज भारत सिंगाड़िया, बेस्ट बल्लेबाज शुभम तिगाया, बेस्ट फील्डर शेरू मोलपरिया, बेस्ट कीपर निखिल फुलवारी, बेस्ट बॉलर प्रकाश मोरे रहे। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में समाज के लोग मौजूद रहे, जिसमें समाज के अध्यक्ष अर्जुन लाल बोहरा, खेमचंद धौलपुरिया, खेल मंत्री उमाशंकर मोलपरिया, संयोजक मनोज खोरवाल, मुकेश सबलानिया, गोविंदराज बालोटिया, राजू सबलानिया, प्रदीप तुनगरिया, जयराम दास खन्नावलिया, प्रेम शंकर मौर्य, राजेश बंसीवाल आदि मौजूद थे।